हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जी के साथ होती है, जो कि अभी एक ज्वेलरी एग्जीबिशन हॉल आई हुई थी। वो किसी को ढूंढ रही होती है, तभी अचानक से उसके पास एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर जी पहचान जाती है। सोचती है कि ये तो मेरा हस्बैंड शियन है, लगता है इसे किसी ने ड्रग दे दिया है। वो तो इतना नशे में होता है और इसे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा। तो जी कहती है कि तुम्हारी कंपनी और सारी प्रॉपर्टी आखिर मेरी भी तो है, तो तुम मुझे क्या ही दोगे। पर फिर जी देखती है कि शियन की हालत बहुत ही खराब हो रही है, तो सोचती है कि मुझे इसे यहाँ से लेके जाना चाहिए। फिर जैसे ही दोनों होटल रूम में आ जाते हैं तो शियन जी के क्लोज जाने लगता है। वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड तो कितना गुड लुकिंग है, और वो उसे किस करने लग जाती है। सोचती है कि वैसे भी वो उसका हस्बैंड है, तो उन दोनों के बीच में जो भी हो रहा है वो लीगल है। जी शियन के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे उसकी नींद खुलती है तो वो यहाँ शियन को देखकर उसे हस्बैंड कहने लगती है। तो शियन कहता है कि कल पूरी रात तुम मुझे हस्बैंड कह रही थी और अब उठने के बाद भी हस्बैंड कह रही हो। चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरी हेल्प करी हो तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो जी सोचती है कि अरे हाँ, ग्रैंडपा ने हम दोनों की अरेंज मैरिज करवाए थे, और हमारी मैरिज होती मैं तो अब्रॉड चली गई थी और इसने तो मुझे देखा भी नहीं था। तो ऑफ कोर्स है कि इसने मुझे पहचाना ही नहीं कि मैं ही इसकी वाइफ हूँ। फिर इस बारे में जी जैसी शियन को बताने जा रही होती है, तभी यहाँ पर शियन का असिस्टेंट उसे वो कहने लगता है कि बॉस हमें मिस जी नहीं मिली तो हम उन्हें अभी डिवोर्स अग्रीमेंट नहीं दे पाए, तो क्या हम उनकी वैन फैमिली में ये डिवोर्स अग्रीमेंट डायरेक्ट भिजवा दें। तो शियन कहता है कि तुम मेरी वाइफ का मुझे नंबर दो, मैं खुद ही उसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करूंगा। फिर असिस्टेंट तुरंत ही शियन को जी का नंबर दे देता है, और जी सोचती है कि यानी ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। तभी जी के फोन में रिंग बजने लगती है, और शियन इसे कहता है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही। जी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं से पता न लग जाए कि यही उसकी वाइफ है, पर लकीली जी को किसी और का फोन आया होता है, और वो खुश हो जाती है कि मैं एम्बेरस होने से बच गई। फ़ोन पर जी के बॉस उसे कह रहे होते हैं कि उसने अभी तक अपना नया डिज़ाइन सबमिट क्यों नहीं करी। तो जी सोचती है अरे हाँ, मैं अपना काम तो भूल ही गई थी। फिर जी जल्दी से अपना कपड़ा लेकर यहाँ से निकल लेती है, और असिस्टेंट शियन को बताता है कि उसे भी किसी क्लाइंट से मिलने जाना है बिजनेस डील करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी यहाँ किसी क्लाइंट से मिलने गई होती है, और उसे कहती है कि मेरा डिज़ाइन ड्राफ्ट अभी थोड़ी देर में आप तक पहुँच जाएगा, और जी अपने आप को पनिश करने के लिए ड्रिंक करने लग जाती है। तो एक क्लाइंट कहता है कि तुमने मुझे इतना वेट करवाई हो तो सिर्फ ड्रिंक पीने से काम नहीं चलेगा। ऐसा बोलकर ये जी को टच करने लग जाता है, तो जी जल्दी से इसे दूर होती है और कहती है कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम शियन है। जी अपने मन में सोचती है कि हमारा वैसे भी मैरिज सर्टिफिकेट है, तो मैं ये झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, और कम से कम उसका नाम लेकर मैं ऐसे बच तो सकती हूँ। तो क्लाइंट कहता है कि अच्छा तुम्हारा हस्बैंड शियन है, मुझे तो बहुत डर लग रही है। और फिर वैसे कहता है कि तुमने क्या मुझे फूल समझी हो, यहाँ पर सभी को पता है कि मिस्टर शियन कोई भी लड़की से क्लोज नहीं है, तो उसकी वाइफ तो है ही नहीं। तुमने सोची भी कैसे कि मैं तुम पर बिलीव कर लूंगा कि तुम उसकी वाइफ हो। तभी यहाँ पर शियन आ जाता है, कहता है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। फिर हान तो डर जाता है और कहता है कि सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि आपकी सच में शादी हो गई है और ये आपकी वाइफ है। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि ये आपकी वाइफ है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अब यहाँ पर जी काफी ड्रंक होती है और वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है, और शियन सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि इसने मुझसे कोई पैसे क्यों नहीं ली, क्योंकि ये मेरे बारे में ये सारी प्लानिंग कर रही थी। लगता है इस लड़की को मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। फिर शियन हान से कहता है कि ये लड़की मेरी वाइफ नहीं है। फिर हान को जी पर गुस्सा आ जाती है, तो जी जल्दी से शियन के पास जाती है और उसे कहती है कि कल रात मैंने तुम्हारी हेल्प की थी ना, तो अब तुम्हारी टर्न है मेरी हेल्प करने की। तो शियन कहता है कि तुम कितनी शेमलेस हो जो ऐसी बात है ऐसी कर रही हो। तो जी कहती है कि यहाँ पर गलती तुम्हारी है, तुम मानने से पीछे हट गए कि कल रात तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड करे हो। तो हस्बैंड तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है। शियन कहता है कि अगर तुमने एक वर्ड और बोली तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। तो जी अपना मुंह बंद कर लेती है, और फिर शियन इसे यहाँ से लेके जाने लगता है। तो हान शियन को आवाज देकर रोकता है और कहता है कि मिस्टर शियन, आखिर हमारी बिजनेस डील का क्या। तो शियन कहता है कि वो हम किसी और दिन देखेंगे। ऐसा बोलकर वो जी के साथ चला जाता है। फिर हान को बहुत ही गुस्सा आती है कि इस लड़की की वजह से मेरा इतना बड़ा बिजनेस डील खराब हो गया। फिर हम देखते हैं कि शियन जी को बाथटब में डाल देता है, और वो इसे कहती है कि हस्बैंड तुम पागल हो गए हो। तो शियन कहता है कि तुम मुझे कल से हस्बैंड कहे जा रही हो। तभी यहाँ मेड दरवाजा नॉक करके शियन को कपड़े दे रही होती है, और अंदर से वो जी की आवाज़ सुनने लग जाती है कि वो अंदर मस्ती कर रही है, और शियन जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर ये मेड शियन की ग्रैंडपा को कॉल करके बताती है कि शियन ने घर पे किसी लड़की को लाया हुआ है, पर मैंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखी, पर उन्होंने उसे गोद में उठाकर लाए थे, इसलिए उनका उस लड़की के साथ रिलेशनशिप कोई ऑर्डिनरी तो नहीं है। और अभी वो लड़की मिस्टर शियन के साथ रूम में बात ले रही है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं, कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि शियन ने मुझसे अचानक से डिवोर्स के बारे में क्यों बोला था,
उसने मिस्ट्रेस को अपने घर ले आया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम उन दोनों पे नजर रखो, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जी का नशा उतर जाता है और वो ड्रेस पहनने के बाद यहाँ शियन के पास आकर बैठकर उसे थैंक यू कहने लगती है और कहती है कि अगर मुझे दोबारा कभी चांस मिला तो मैं तुम्हें रिपे ज़रूर करूँगी। तो शियन सोचता है कि कहीं ये अपने आप को तो मुझे देने वाली नहीं है। फिर वो इसे कहता है कि अच्छा ही होगा कि तुम मुझ पर अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि मैं पहले से ही मैरिड हूँ और मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत ही लॉयल हूँ। तो जी कहती है कि क्या सच्ची? तो ये इसे 1 मिलियन का कार्ड देने लगता है। कहता है कि ये तुम्हारे लिए कंपेंसेशन है, अपने पास रखो और समझ जाओ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। तो जी कहती है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? तो शियन कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे लाइक नहीं करती तो कल रात से मुझे हस्बैंड क्यों कह रही हो? तो जी कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलती से अपना हस्बैंड समझ ली क्योंकि तुम दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी फील नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है। तो शियन शॉक होता है, कहता है कि तुम मैरिड हो, लेकिन मुझे तो लगा था कि कल रात तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। तो जी कहती है कि वो बात ऐसी है कि मेरा हस्बैंड बीमार है और उसने अभी तक मुझे टच नहीं किया। तो शियन कहता है कि फिर तो तुम कितनी बेचारी हुई। तभी यहाँ पर शियन के ग्रैंडपा उसे चिल्लाने लगते हैं और उसे तुरंत ही रूम से बाहर निकलने का कह रहे होते हैं। तो जी कहती है कि लगता है इस बार बेचारी तुम हो। फिर इसके बाद शियन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और वो इसे चिल्लाने लगते हैं कि अब तुम हमारी फैमिली के हेड हो और आज तक हमारे फैमिली के किसी भी मैन ने कभी चीट नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि उस लड़की के साथ अब भी अपने सारे रिलेशन खत्म करो और चलकर अपनी वाइफ से माफ़ी मांगो। तो शियन कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपको गलतफहमी हो गई है। तो शियन की ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो ना, तो ठीक है, मैं अब भी उस मिस्ट्रेस को यहाँ पर लेकर आता हूँ। हम देखते हैं कि जी यहाँ रूम से सारी बातें सुन रही होती है और वो सोचती है कि अगर शियन की ग्रैंडपा ने मुझे देख लिए तो मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगी। फिर ये जल्दी से पीछे वाली विंडो से बाहर निकल जाती है और फिर जैसे यहाँ पे ग्रैंडपा पहुँचते हैं तो वो जी को देख ही नहीं पाते और शियन से कहते हैं कि अच्छा, तो तुमने उस लड़की को कहीं छुपा के रखे हो। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी वाइफ जी ने मेरी जान बचाई थी और मैं इसीलिए उसे रिपे करना चाहता हूँ, तो तुम्हें उसके साथ अपनी शादी निभाना पड़ेगा और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें कंपनी की पोजीशन से भी हटा सकता हूँ। तो शियन कहता है कि माना ग्रैंडपा कि उस लड़की ने आपकी जान बचाई, लेकिन उसे रिपे करने के लिए आपने उसकी फैमिली को कितने पैसे दे चुके हैं, इसलिए आपने फेवर को रिपे कर चुके हैं। इसमें आपको मेरी शादी उससे करवानी नहीं चाहिए थी और वैसे भी मैं उसे लाइक भी तो नहीं करता हूँ। तो ग्रैंडपा काफी गुस्सा हो जाते हैं, इस वजह से उनके हार्ट में पेन फील होता है। फिर यहाँ पर डॉक्टर ग्रैंडपा का चेकअप करने आता है और शियन से बताता है कि वो दोबारा से ग्रैंडपा को ऐसा गुस्सा ना दिलाए, नहीं तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। तो जी सोचता है कि लगता है अब मैं उस लड़की से अभी डिवोर्स नहीं ले सकता हूँ, उल्टा मुझे उसे यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए बुलाना पड़ेगा ताकि वो ग्रैंडपा के सामने मेरे साथ मिलकर अच्छे से कपल बनने का प्रिटेंड करे। और फिर शियन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे अपनी वाइफ को कहीं मिलने बुलाने का कहता है। फिर हम देखते हैं कि जी यहाँ अपने बॉस से मिलने जाती है और वो इसे इसकी और क्लाइंट की और इसकी और शियन की ये सारी फोटोज दिखाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो कि तुम्हारे बारे में ये सारी न्यूज़ फैल रही है कि तुम क्लाइंट के साथ ऐसे रिलेशन बनाती हो। अगर ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर काम पे नहीं रख पाऊंगा। तो जी कहती है कि सॉरी बॉस, लेकिन ये सब मैंने नहीं करी हूँ। तो बॉस कहते हैं कि फिर एक ही रास्ता है, तुम मिस्टर हान से माफ़ी मांगो, मैंने उन्हें यहाँ पर बुलाया हूँ, नहीं तो वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा और फिर मेरी कंपनी बंद करा देगा। फिर यहाँ पर जी को शियन के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि मिस्टर शियन आपसे मिलना चाहते हैं। जी तो खुश जाती है और सोचती है कि मैं तो भूल ही गई थी, शियन इतना रिच और फेमस है कि वो मेरी हेल्प जरूर कर सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जी यहाँ शियन से मिलने उसकी कंपनी के बाहर पहुँचती है, पर सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर नहीं जाने देते और कहने लगते हैं कि अरे ये तो वही फीमेल डिजाइनर है ना जो आजकल सभी को सेड्यूस करती रहती है। वो इसे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर हमारे मिस्टर शियन को सेड्यूस करने आई हो? तो जी सोचती है कि अभी इनसे आर्ग्यू करके कोई मतलब नहीं है, मुझे जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। फिर जी यहाँ से पीछे मुड़कर जा रही होती है कि तभी यहाँ शियन आ जाता है और वो इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जी से कुछ कहने जा रही होती है कि तभी इतने में एक लड़की यहाँ पर आकर शियन का हाथ पकड़ लेती है और जी से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम कार में वेट करो, देखो तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रखा करो। ऐसा बोलकर वो उस लड़की को कोट पहनाने लगता है और जी सोचती है कि अब मुझे पता चला कि ये मुझसे क्यों डिवोर्स लेना चाहता है, क्योंकि इसका दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और बच्चा भी होने वाला है और अगर मैं ऐसे टाइम पर अपनी आइडेंटिटी रिवील करूंगी तो मैं अपने लिए ही मुसीबत मोल लूंगी। फिर वो इसे कहती है कि तुमने लास्ट टाइम मुझे कहा था ना कि तुम मुझे कंपेंसेट करना चाहते हो, तो क्या वो ऑफर अभी भी है? फिर शियन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम लिन को अंदर लेके जाओ। फिर यहाँ जी शियन से हेल्प मांगने लगती है
उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए मिस्टर हान से निपट सकते हो? वो मुझे परेशान करने लग गया है और मेरे बारे में झूठी न्यूज़ फैला रहा है, जिसकी वजह से मेरी और मेरी कंपनी की इमेज खराब हो रही है। तो शियन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज के बाद से तुम कभी मेरे सामने नजर मत आना। जी कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे कभी अपने सामने देखना नहीं चाहते हो? तो शियन इसे कुछ नहीं कहता और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इस पर नजर रखो, इसे अंदर मत आने देना। ऐसा बोलकर वो अंदर चला जाता है और जी से कुछ कहना भी चाह रही होती है तो सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर नहीं जाने देते। फिर हम देखते हैं कि शियन को वेट करके काफी टाइम हो जाता है और जी के यहाँ पर ना पहुंचने पर ये बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। तो लिन कहती है कि लगता है वो लड़की तुमसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती, इसलिए कहीं छुप गई होगी। मैंने सुनी हूँ आजकल उसकी वैन फैमिली की भी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है और उन लोगों को काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए वो तुम्हें कंट्रोल पे रखना चाहते होंगे। फिर जी अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम पता करो कि मेरी वाइफ अभी कहाँ पर है, मुझे कैसे भी करके आज उससे मिलना ही है। फिर लिन कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं, अभी जिस लड़की से हम बाहर मिले थे वो तुम्हारी कौन है? तो शियन कहता है कि वो बस एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। तो लिन कहती है कि फिर क्या तुम उससे मेरे लिए एक रिंग डिज़ाइन करवाने वाले हो? शियन याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियन के फ्रेंड ने उसकी जान बचाई थी और तभी उसकी जान चली गई थी, जिससे कि हमें पता लगता है कि ये लड़की इसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी। अब दूसरी तरफ हम यहाँ जी को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश हो रही होती है कि सारे इंटरनेट सर्चेस हट गए हैं और उसकी जो फेक न्यूज़ और फोटोज़ वायरल हो रही थी वो सब डिलीट हो गई है। ये बहुत ही खुश होती है कि शियन कितना पावरफुल है। तभी यहाँ पर जी मिस्टर हान और उसके गुंडों को देखकर जल्दी से भागने लगती है, पर ये इसे यहाँ से जाने नहीं देता और कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो इसे हैरेस करने वाला होता है, पर तभी यहाँ टाइम पर शियन पहुंचकर जी को बचा लेता है और हान को मारता है। फिर यहाँ जी जल्दी से शियन को हक करके रो रही होती है और शियन अपने असिस्टेंट को पुलिस को कॉल करने का कहता है। तो हान तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हमें इस मैटर को यहीं पर ही सॉल्व कर देना चाहिए। मिस्टर शियन, आपको गलतफहमी हुई है, हम तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे। तो शियन कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ और अब जो भी कंपनी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना वो मेरी दुश्मन होगी। फिर हान तो शौक रह जाता है कि अब वो बर्बाद हो गया और यहाँ शियन जी को लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जी यहाँ हॉस्पिटल में होती है और शियन इसका ख्याल रख रहा होता है और वो इसे कहता है कि क्या तुम्हें अपने हस्बैंड को कॉल करके यहाँ पर नहीं बुलाना, वो तुम्हारी फिक्र कर रहा होगा। तो जी कहती है कि नहीं, रहने दो, मेरा हस्बैंड बहुत ही बिजी होगा। तो शियन कहता है कि तुमने तो बताई थी कि तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, तो तुम्हारे ऐसे टाइम पर उसे तो यहाँ पर आना ही चाहिए। लाओ तुम मुझे अपना फ़ोन दो, मैं ही उसे कॉल करता हूँ। पर जी नहीं देती और कहती है कि रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। पर शियन फिर भी इसे फ़ोन लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो जी जल्दी से अपना फ़ोन छुपा लेती है और तभी शियन को लिन का कॉल आता है और वो इसे कहती है कि मेरा पेट दुख रहा है, तो क्या तुम मेरी केयर करने के लिए मेरे पास आ सकते हो? तो शियन उसे हाँ कहता है। फिर शियन कहता है कि मैं तो कुछ काम से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मेरे असिस्टेंट को बता सकती हो। जी इसे बाय कर देती है और शियन जैसे ही बाहर आता है जी के बॉस को उसके रूम में जाते हुए देखकर सोचता है कि लगता है यही उसका हस्बैंड है। फिर शियन यहाँ अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मैं उस बंदे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखता हूँ? तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं। जी के बॉस यहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में अपनी वाइफ का चेकअप करवाने आया था और मैंने देखा कि कोई बंदा तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल आ रहा है, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें चेक करने आया था। और देखो वो मिस्टर हान अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा होगा, तुमसे बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम जहाँ पे रहती हो अभी के लिए वहाँ बिल्कुल मत जाना, तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। तो जी कहती है कि मुझे याद आया, मेरे एक ग्रैंडपा है, उन्होंने मुझे एक जगह घर दिया था और वहाँ की सेफ्टी फैसिलिटी अच्छी होगी तो मैं वहीं पर रहने चली जाऊँगी। तो बॉस कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो ज़रूर बताना। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जी का बॉस अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और तभी शियन अपनी कार में बैठकर उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो जी का हस्बैंड है और लगता है ये जी को चीट कर रहा है और अपनी मिस्ट्रेस के साथ है। तभी तो इतने टाइम तक वो बेचारे से मिलने भी नहीं आया, कितना बड़ा चीटर है। ये सोचकर ही जी को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी कार लेके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जी शियन की ग्रैंडपा से मिलने जाती है और वो इसे कहते हैं कि देखो ये घर कितना बड़ा है, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो और चलो अच्छा है कि तुमने सोची तो यहाँ पे रहने का, देखो तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा रूम रेडी करवा दिया हूँ। और फिर ग्रैंडपा जी को रूम में रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं और मेड से कहते हैं कि अब से शियन और जी दोनों कपल की तरह यहीं पर रहेंगे। तो मेड कहती है कि लेकिन आपने तो यंग मास्टर से पूछा ही नहीं कि वो अपनी वाइफ के साथ रहना भी चाहते हैं नहीं, आप तो जानते ही हैं कि वो इतने गुस्से वाले हैं कि आपकी बात मानेंगे नहीं। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर शियन को कॉल करके बीमार होने की एक्टिंग करते हैं और उसे तुरंत ही यहाँ पर आने का कहते हैं। और फिर कॉल कट करने के बाद ग्रैंडपा मेड को समझाते हैं कि बस दोनों एक बार एक साथ नाइट स्पेंड कर ले और फिर उसके बाद ये दोनों का एक साथ रहना सेटल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि शियन भागते हुए अपनी ग्रैंडपा की फिक्र करते हुए यहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि ग्रैंडपा आप ठीक तो हैं?
तभी मेड जल्दी से शैन को रूम में लॉक कर देती है और कहती है कि आपके ग्रैंडपा का ऑर्डर है कि आज रात आप रूम से बाहर नहीं आ सकते। तभी हम देखते हैं कि जी तो यहाँ शावर ले रही होती है और वो सोचती है कि आखिर मुझे किसकी आवाज़ आई। फिर वो जैसी बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि यहाँ पर उसके कपड़े नहीं है और तभी उसका पैर भी फिसल जाता है और शियन यहाँ पर इसे देखकर शॉक होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जी सोचती है कि ग्रैंडपा ने इसे भी यहाँ पर बुला लिए, आखिर अब मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूँगी। ये सोचकर ही वो उसके पास आके बैठ जाती है और शियन पूछता है कि बताओ मुझे क्या चल रहा है। तो जी कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा ने बुलाए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ। तो शियन सोचता है कि आखिर ग्रैंडपा ने इसे यहाँ पर रखने के लिए क्यों मान गए। लगता है अब उन्हें मेरी बात समझ आ गई है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए दूसरी मैरिज पार्टनर ढूंढे जो कि कोई और नहीं बल्कि ये है। फिर शियन जी से कहता है कि वैसे मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें क्यों चुने, क्या तुमने भी उनकी जान बचाई हो। तो जी से कुछ बताने के लिए इसके पास मुड़ती है और इसकी एकदम ही क्लोज होती है तो वो जल्दी से उठ जाती है और उसका तभी टॉवल निकल जाता है। तो जल्दी से वो उसके मुंह पे टॉवल फेंकती है और कहती है कि तुमने मेरे टॉवल पे बैठ गए थे। शियन कहता है कि क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तो जी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो शियन कहता है कि क्या तुम दूसरे मैन के साथ भी ऐसे ही रहती हो, देखो तुम मैरिड हो ना तो तुम्हें लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। तो जी कहती है कि आखिर मैंने करी क्या, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ हूँ। फिर जी अपने मन में सोचती है कि ये तो किसी मिस्ट्रेस के साथ बेबी कर रहा है तो इसके पास कोई हक नहीं है मुझे ब्लेम करने का। जी सोचता है कि ये मुझे पसंद भी है और ग्रैंडपा को दिखाने के लिए भी मुझे कोई चाहिए ही थी, तो ये तो मेरे लिए एक तीर से दो निशाने हैं। फिर शियन जी से कहता है कि सपोज करो कि तुम्हारा हस्बैंड किसी मिस्ट्रेस के साथ बेबी कर रहा है, तो क्या तुम ऐसे हस्बैंड के साथ डिवोर्स लोगी। तो जी कहती है कि अगर मेरा हस्बैंड ऐसे बाहर जाकर किसी लड़की को ढूंढेगा तो मैं भी अपने लिए कोई मैन ढूंढ लूंगी। जी पूछता है कि फिर तुम कैसे टाइप का मैन ढूंढोगी, क्या मेरे टाइप का चलेगा। तो जी शॉक होकर पूछती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। तो शियन कहता है कि एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा बीमार हैं और मुझे उन्हें खुश करने के लिए एक लड़की की ज़रूरत है ताकि वो मेरे ग्रैंडपा के सामने कपल बनने की एक्टिंग करे। तो अगर तुम मेरी ये हेल्प करने के लिए मानती हो तो मैं तुम्हारे स्टूडियो के साथ बिजनेस डील करने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ इस बारे में तुम क्या सोचती हो। जी सोचती है कि मेरा हस्बैंड चाहता है कि मैं इसकी लवर बनने का प्रिटेंड करूँ। सच में ये रिलेशनशिप कितना कंफ्यूजिंग है। फिर जी कहती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक वाइफ है और तुम दोनों का रिलेशन बड़ा अच्छा है, तो तुम अपनी वाइफ को एक्टिंग करने के लिए क्यों नहीं बुला लेते। तो शियन कहता है कि मैं तो उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ पर वो बार बार है कि डिवोर्स लेने के लिए आ ही नहीं रही है, मैंने उसे कितनी बार बुलाया। जी सोचती है कि अच्छा ब्लेम मेरे ऊपर ही डाल रहा है, जबकि मैं तो इससे मिलने आ रही थी पर सिक्योरिटी गार्ड को इसी ने मना किया था कि मुझे अंदर ना आने दे। फिर जी कहता है कि एक और रीज़न है, मेरे ग्रैंडपा चाहते हैं कि जल्दी से उन्हें एक ग्रैंडसन मिल जाए। तो जी सोचती है कि ये मुझसे 3 साल से दूर था तो आखिर में बेबी कहाँ से लाती, और लगता है यही रीज़न की वजह से इसने उस मिस्ट्रेस के साथ बेबी किया है। और ऐसा बंदा जो अपने ग्रैंडपा को झूठ बोल रहा है, मुझे चीट कर रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जी सोच लेती है कि मैं इससे डिवोर्स लेके रहूँगी और फिर वो इसे कहती है कि मैं कोई मिस्ट्रेस बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और हाँ, तुम्हारी वाइफ के पास बच्चे नहीं है तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका रीज़न तुम ही हो। तो ठीक है, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कल जल्दी काम पे भी जाना है। ऐसा बोलकर जी चली जाती है। फिर शियन सोच रहा होता है कि आखिर ये अचानक से गुस्सा की हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग शियन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और उनसे कहता है कि ग्रैंडपा आप जानते हो ना कि मेरी शादी हो चुकी है, तो हमारा ऐसे साथ रहना बिल्कुल सही नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, शादी हो गई है तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम दोनों को अच्छे से शांति से रहना चाहिए, इसलिए मेरी सुनो और अपनी दोनों की रिलेशनशिप अच्छी करो। तो शियन सोचता है कि लगता है ग्रैंडपा बहुत ही ओपन माइंडेड हो चुके हैं। फिर शियन कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, हम दोनों यहाँ पर आपके साथ अच्छे से रहेंगे। तभी यहाँ पर जी भी तैयार होकर आ जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ। तो ग्रैंडपा जी को रुकने के लिए कहते हैं और शियन से कहते हैं कि जाओ इसे इसकी कंपनी छोड़कर आओ। फिर शियन और जी को ऐसे साथ जाता हुआ देखकर ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और मेड कहती है कि लगता है अब इन दोनों अपना रिलेशनशिप अच्छा कर रहे हैं, फिर तो उस मिस्ट्रेस का कुछ नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियन अपने ऑफिस में होता है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे रहा होता है कि मेरा सारा लगेज नए घर में शिफ्ट करवा दो और वहाँ पर जी की सारी ज़रूरत की चीज़ें और उसके कपड़े मेरे रूम में शिफ्ट कर दो। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप मिस जी के साथ रहने वाले हैं। हाँ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ज़रूर है लेकिन आप तो जानते हैं ना कि वो तो मैरिड है, तो आपको मिस्ट्रेस बनने की क्या ज़रूरत है। तो जी कहता है कि तुम क्या मिस्ट्रेस कह रहे हो, उसने मुझे बताई कि उसकी लाइफ में सिर्फ उसका हस्बैंड है और मैं हूँ, तो तुम कुछ ऐसी वैसी बात मत करो। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, आप बहुत ही परफेक्ट मैन हो। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि कार में होती है और उसकी फ्रेंड उसे बता रही होती है कि तुम जानना चाहती थी ना
कि आखिर किस डिज़ाइनर ने तुम्हारी ये रिंग डिज़ाइन करी है। तो सामने जो लड़की है ये वही डिज़ाइनर है। तो लिन कहती है कि ये जो लड़की है ना ये शियन को कुछ ज़्यादा ही जानती है। तो लिन कहती है कि अच्छा तो ये लड़की तुम्हारा फियांसी को छीनना चाहती है। लिन कहती है कि हाँ देखो मेरा बेबी आने वाला है, पर इसी की वजह से शियन मुझसे शादी नहीं करना चाहता। फिर लिन की फ्रेंड को बहुत ही गुस्सा आता है और ये जी के पास आकर उसे कई सारी बातें सुनाने लगती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि वो किसी का हस्बैंड छीन रही है जिसका बेबी होने वाला है। तो जी भी इसकी सारी बातें सुन के नहीं लेती है और उल्टा इसे स्लैप मारती है। कहती है कि पहली बात तो ये कि लिन का बेबी शियन का है ये पता नहीं है, और दूसरा ये कि अगर मुझे ये बातें कोई सुना भी सकती है तो सिर्फ शियन की वाइफ, तो आखिर इसका तुमसे क्या लेने देना है। और जी अपने मन में सोचती है कि आखिर मैं शियन की लीगल वाइफ हूँ तो मैं ऐसे मिस्ट्रेस की बातें थोड़ी ना सुन के लूँगी। और फिर जी इसे दिखाने के लिए शियन को कॉल करती है और उसे कहती है कि कल जो तुमने मुझे ऑफ़र दिए थे मैं सोच रही हूँ कि मैं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँ। फिर इस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है और ये जी का फ़ोन लेकर उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ऐसे टाइम पर भी तुम मेरे सामने शियन को सीरियस कर रही हो, अभी इसी वक्त चलकर लिन से माफ़ी मांगो। तो जी इसके लिए बिल्कुल नहीं मान रही होती है। तभी यहाँ पर लिन आ जाती है, कहती है कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकती। तो जी भी इसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर लिन अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि जो भी मेरे बच्चे के डैड को छीनने की कोशिश कर रही है मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और तुम मेरे लिए प्लीज़ इस पर नज़र रखना और इसे शियन की क्लोज मत जाने देना। तो लिन की फ्रेंड कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे के डैड को किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ शियन यहाँ बहुत ही खुश हो रहा होता है। ये पहले तो मुझे रिजेक्ट कर रही थी और अब आधे ही घंटे में मान गई, सच में वो मुझे बहुत ही लाइक करती है। फिर इसके बाद शियन अपने असिस्टेंट के साथ जी की कंपनी पहुंच जाता है बिजनेस डील करने के लिए। और यहाँ पर जो लिन की फ्रेंड होती है ये जी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही होती है, पर जी से जवाब देती है और तभी जी को उसके डैड का कॉल आता है और वो तुरंत ही यहाँ से निकलती है। तो ये सोचती है कि मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा, कहीं ये वापस से शियन से मिलने ना चाह रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि जी अपनी पूरी फैमिली से मिलने गई होती है और वो अपने डैड से पूछती है कि बताओ आपको कितने पैसे चाहिए। तो इसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे डैड तुम्हें मिस कर रहे थे इसलिए यहाँ पर तुम्हें बुलाया। और जी की स्टेप सिस्टर भी कह रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ था, तुम हमारा फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं देख रही थी। तो जी कहती है कि आखिर आप लोगों को कब से मेरी फिक्र होने लगी। तो इसके डैड कहते हैं कि आखिर तुम अपने स्टेप मॉम और सिस्टर से कैसे बात कर रही हो। जी कहती है कि अगर आप डैड तो जी कहती है कि डैड अगर आपको मतलब की बात नहीं करनी है तो मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। तो इसके डैड कहते हैं कि कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है और तुम तो जानती हो ना कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तो क्यों ना तुम शियन से बात करो। फिर हम देखते हैं कि लिन की फ्रेंड यहाँ कंपनी पहुँच जाती है और ये अचानक से शियन से टकरा जाती है और फिर इसके सामने जी की बुराई करने लगती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए मिस्टर शियन उससे तुम फंसना मत। जी कहता है कि क्या वो यहाँ पर आई हुई है। तो कहती है कि हाँ पता नहीं किस मैन से मिलने आई होगी। ये सोचती है कि बस मुझे शियन और जी को मिलने से रोकना होगा। फिर शियन इसे जाने के लिए कहता है और सोचता है कि आखिर जी यहाँ पर किस काम के लिए आई होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी अपने डैड को मना कर देती है कि वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। जी कहती है कि मेरा और शियन का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगती है और तभी ये सामने अचानक से शियन को देखकर छुपने लग जाती है। सोचती है कि ये मुझे ना देखे, पर तभी वो इसे पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जी सोचती है कि आखिर मैं इससे डर क्यों रही हूँ, मेरी थोड़ी ना कोई गलती है, मैंने इसे जानबूझ के थोड़ी ना ये सच छुपा के रखी हूँ, इसलिए ये मुझे ब्लेम नहीं कर सकता है। फिर जी से कहती है कि मैं अपने डैड के साथ कॉफ़ी पीने आई थी। तभी यहाँ पर जी के डैड आ जाते हैं और शियन से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम लोग 3 साल पहले मिले थे। तो शियन कहता है कि लेकिन मुझे तो आप बिल्कुल भी याद नहीं है। तभी यहाँ पर जी की स्टेप सिस्टर शियन से बात करने लगती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है और शियन इसे देखकर सोचता है कि लगता है यही मेरी वाइफ है, पता नहीं ग्रैंडपा ने इस लड़की में क्या देखकर इसे पसंद किया और मेरी शादी करवा दी है। फिर शियन कहता है कि मुझे कुछ काम है। ऐसा बोलकर वो जी का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने लगता है और स्टेप मॉम ये देखकर जी के डैड को बताने लगती है कि वो तो कह रही थी कि उन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है, पर देखो वो कैसे उसका हाथ पकड़ा हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं कि जी और शियन बाहर आ जाते हैं और जी जल्दी से इससे अपना हाथ छुड़ाती है। शियन कहता है कि अभी हम जिससे मिल रहे थे वो मेरी वाइफ की फैमिली है और मैंने अब अपनी वाइफ के सामने और उसके डैड के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ लाया हूँ, तो वो लोग समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। तो जी समझ जाती है कि इसने तो मेरी स्टेप सिस्टर वान जिंग को अपनी वाइफ समझ लिया है और इसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है कि कब मुझसे अपना रिश्ता तोड़ ले। फिर शियन इसे पूछता है कि वैसे तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोची हो। देखो तुम्हें बस एक्टिंग करनी है और इससे तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे ओल्ड हस्बैंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना।
जी सोचती है कि इसे मुझे टीज करने का बहुत शौक है ना, तो चलो अब मेरी बारी है। फिर वो इसे कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट है। जी कहता है कि ठीक है, फिर आज रात में मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा, हम लोग ग्रैंडपा के साथ डिनर करेंगे। तभी अस्टिन कहता है कि बॉस आखिर मिस लिन का क्या करना है। तो ये सुनकर जी शॉक हो जाती है कि क्या लिन भी हमारे साथ डिनर करने वाली है। जी को बहुत गुस्सा आती है कि ये हम दोनों का फायदा उठाना चाहता है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं कि जी का बॉस यहाँ कार से आ जाता है और वो उसे बुला रहा होता है। तो शियन कहता है कि तुम्हें ये वाला रूल तो पता ही होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो पहले बारी मेरी है। तभी असिस्टेंट शेन को समझाता है कि बॉस आप भूल कैसे सकते हो कि आप यहाँ पर मिस्ट्रेस हो, तो आप किसी के हस्बैंड को ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप उससे पहले आओगे। जी के बॉस उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें कुछ काम हो तो तुम अपना काम कंप्लीट करके आना, पर जी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं बॉस, हम चलते हैं, मेरा काम हो गया। और फिर जी शियन को बाय बोलकर अपने बॉस के साथ कार में बैठ के यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जी का बॉस उसे बताता है कि किसी क्लाइंट की डिमांड है कि वही उसकी डिज़ाइन बनाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन यहाँ ग्रैंडपा के साथ बैठकर इन लोगों का वेट कर रही होती है। तभी ग्रैंडपा इसे बताते हैं कि शियन के साथ उसकी वाइफ भी आने वाली है। तो ये सुनकर लिन कहती है कि ग्रैंडपा उन दोनों का तो रिलेशन अच्छा नहीं है ना, तो आखिर ऐसे कैसे। तो ग्रैंडपा इसे बताते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अब वो दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है और दोनों साथ में रह रहे हैं। फिर लिन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ग्रैंडपा ये काफ़ी देर तक यहाँ वेट करते हैं और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें लगता है खा लेना चाहिए, वो दोनों यहाँ पर नहीं आने वाले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी अपने बॉस के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में होती है और हम देखते हैं कि शियन भी यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है इन लोग पे नज़र रखने के लिए। शियन को जेलसी हो रही होती है कि जी मुझे छोड़कर उसके साथ चली गई। तभी हम देखते हैं कि जी का बॉस शियन को नोटिस कर लेता है और जी को बताता है कि वो शियन है ना। फिर जैसे ही जी यहाँ पर देखने लगती है तो जल्दी से शियन अपना मुंह छुपा रहा होता है और ये सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो ग्रैंडपा और लिन के साथ घर पे डिनर करते हुए होना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि जी के बॉस कहीं चले जाते हैं और जी यहाँ शियन के पास आ जाती है और कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर ही है, बताओ यहाँ पर क्यों आए हुए हो। मैं तो यहाँ पर बिजनेस डील के बारे में बात करने आई थी। तो शियन सोचता है कि लगता है ये अपने हस्बैंड से मेरे बारे में बात कर रही थी। शियन इसे इस बारे में पूछता है तो जी कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ उसके लिए मैं बिल्कुल लॉयल रहूंगी। तो शियन ये सुनकर खुश होता है और सोचता है कि यानी ये अपने हस्बैंड और मुझ में सिर्फ मुझे ही चुनेगी। शियन कहता है कि अब तुम्हारी इंटेंशन मुझे समझ आ रहे हैं। जी कहती है कि क्या अब हम घर चले तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने के लिए। तो शियन पूछता है कि क्या अभी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मेरे साथ जाने देगा। तो जी कहती है कि हाँ, हमारे बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और वो मुझसे जल्दी डिवोर्स लेने वाला है, इसलिए वो इस बात से बिल्कुल माइंड नहीं करेगा। शियन सोचता है कि एक तो वो बंदा चीट कर रहा है और इसे ऐसे दिखा रहा है कि वो इसे खुश नहीं। और फिर शियन जी के सामने उसके हस्बैंड की बुराई करने लगता है। तो ये कहती है कि वो तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उल्टा मैं उसके लायक की नहीं हूँ। तो शियन कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत बोलो, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती हो। और वैसे ये बताओ कि तुम उस बंदे से मिली कैसे थी। तो जी कहती है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। तो जी कहता है कि आखिर इस ज़माने में अरेंज मैरिज कौन करता है। और फिर ये अपने बारे में याद करने लगता है। इसकी ग्रैंडपा ने डायरेक्ट इसकी अरेंज मैरिज फिक्स करने के बाद इसे बताए थे कि इसे शादी तो करनी पड़ेगी। फिर ये याद करने के बाद शियन कहता है कि हाँ, बड़ों की वजह से हमें हट होना पड़ता है। फिर जी से पूछने लगती है कि वैसे अगर अचानक से अभी तुम्हारी वाइफ तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो शियन पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। और शियन देख लेता है कि लिन के साथ जी की सिस्टर आ रही है और क्योंकि ये उसकी सिस्टर को अपनी वाइफ समझ रहा होता है, इसलिए ये जल्दी से जी का हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके जाके छुपा लेता है और उसे कहता है कि आवाज़ मत करना, नहीं तो वो लोग हमारी आवाज़ सुन लेंगे। जी समझ जाती है कि लगता है ये मेरी सिस्टर की बात कर रहा है। फिर जी को बहुत ही हंसी आ रही होती है कि मैं इसकी लीगल वाइफ हूँ और मुझे ऐसे छुपना पड़ रहा है जैसे मैं मिस्ट्रेस हूँ। फिर जी शियन से पूछती है कि हम जो कर रहे हैं इसे चीटिंग कहते हैं। तो शियन इसे किस करता है और कहता है कि हाँ, अब इसे कहते हैं। तो जी चिल्लाने लग जाती है तो ये इसे चुप कर आता है और कहता है कि सच में स्लो बोलो, वो लोग सुन लेंगे। फिर हम देखते हैं कि लिन और जी की फ्रेंड को यहाँ पर कोई नहीं दिखता, तो ये लोग वापस चले जाते हैं। और फिर जब जी और शियन घर पहुँचते हैं और जल्दी से चुप कर अपने रूम में जाने लगते हैं तो देखते हैं कि ग्रैंडपा यहीं पर इन लोग का वेट कर रहे होते हैं। फिर जी डर रही होती है कि ग्रैंडपा तो अभी तक सोए नहीं। शियन कहता है कि डरो मत, ग्रैंडपा तुम्हें पसंद करते हैं। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चले जाता है। तो जी को गुस्सा आती है कि इसने मुझे अकेला फंसा दिया। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर जी से पूछते हैं कि इतनी रात को तुम लोग कहाँ पर गए थे। तो जी बहाना बना लेती है कि ग्रैंडपा हम दोनों बाहर डेट पर गए थे और काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। ये सुनकर तो ग्रैंडपा खुश जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही जाया करो साथ में और बातें किया करो। फिर जी अपने रूम में जाने लगती है और ग्रैंडपा खुश होते हैं कि अब दोनों बच्चों को समझ आ रहा है।
जैसे ही जी रूम में पहुंचती है तो यहाँ वो शियन को शावर लेने के बाद देखती है और वो इसे देखती रह जाती है। तो ये कहता है कि क्या तुमने अब काफी हद तक मुझे देख ली हो? तुम्हारे हस्बैंड के कंपैरिजन में तो मैं अच्छा ही दिखता हूँ ना? जी कहती है कि हाँ ठीक ठाक दिखते हो। तो जी सोचता है कि इसका हस्बैंड तो इतना ओल्ड है और मेरे बराबर बिल्कुल नहीं। फिर जी कुछ सोचने लग जाती है तो शियन इसे कहता है कि वाइफ आखिर तुम क्या सोच रही हो? ये सुनकर जी शॉक हो जाती है। शियन कहता है कि तुम ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हें अभी वाइफ क्यों बोला? हमने डिसाइड करे थे ना, तुम ग्रैंडपा के सामने मुझे हस्बैंड बोलोगी और मैं तुम्हें वाइफ बोलूंगा। तो जी खुश होती है कि अच्छा तो ये एक्टिंग की बात कर रहा था और अभी से कुछ पता नहीं चला है। फिर वो इसे कहती है कि ठीक है अभी मुझे डिज़ाइन बनाना है तो तुम अकेले सो जाओ। ऐसा बोलकर वो अपना डिज़ाइन बनाने बैठ जाती है। फिर सुबह जब शियन रूम से बाहर आता है तो देखता है कि जी यहीं बैठे बैठे सो रही होती है। वो उसकी डिज़ाइन देखता है कि उसने उसी का स्केच बनाई हुई है। ये देखकर वो हैप्पी हो जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत लाइक करती हो। फिर वो उसे उठा के रूम में लिटा देता है और मेड से कहकर इस स्केच को फ्रेम में डालने का कहता है। अब तभी यहाँ पर लिन इससे मिलने आई होती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आई थी। तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और तुम दोनों साथ रह रहे हो। तो शियन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लिन कहती है कि जरूर तुम्हारे वाइफ की फैमिली ही ग्रैंडपा के पीछे पड़े होंगे। तो शियन ये सुनकर गुस्सा होता है और तुरंत ही अपने असिस्टेंट से कहकर वैन फैमिली के सारे फंड्स कैंसिल करने का कहता है। फिर लिन इसे कहती है कि तुम अपने कंपनी जाओ। तो ये कहता है कि थैंक यू मेरे ग्रैंडपा का ख्याल रखने के लिए और ये बोलकर वो चला जाता है। लिन सोचती है कि वो शियन की वाइफ है तो क्या हुआ, मैं उसे भी हरा दूंगी। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ शियन के रूम में आ जाती है और सोचती है कि आज मैं देख के रहूंगी कि आखिर वो चुड़ैल कौन है जो शियन की वाइफ है। फिर लिन यहाँ जी को उठाने की कोशिश करती है और उसे देखकर शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुम शियन के रूम में क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शियन की पहले से ही वाइफ है और मैं भी तो हूँ, मेरा और शियन का बेबी भी होने वाला है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जी कहती है कि झूठ बकवासें करना बंद करो, किसे पता कि ये बेबी सच में शियन का है कि नहीं, चलो हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। जी सोचती है कि शायद मैंने शियन को गलत समझी होंगी, ऐसे कैसे वो किसी मिस्ट्रेस के साथ बेबी कर सकता है। पर तभी लिन तो इतने इजीली कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये शियन का बच्चा नहीं होता तो वो दूसरे के बच्चे को पालता? बिल्कुल नहीं। तो जी अपसेट हो जाती है कि यानी शियन सच में एक चीटर है। तभी यहाँ पर मेड शियन की स्केच को फ्रेम बनाकर लाके देती है और बताती है कि मिस्टर शियन ने इसे आपके रूम में रखने के लिए कहा था। अब यहाँ पर मेड तो जी को शियन की वाइफ कह रही होती है और ये सुनकर लिन को तो यकीन नहीं आता, वो जेलस होकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा शियन और जी को बताते हैं कि जी के डैड की बर्थडे पार्टी है और उन्होंने इन दोनों को इनवाइट किया है, तो इसलिए उन दोनों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। शियन तो इस बात के लिए मना कर रहा होता है पर जी जल्दी से बात संभाल लेती है और शियन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जी अपने डैड के घर पहुँचती है बर्थडे पार्टी के लिए और तभी अचानक से इसके रूम में लिन और उसकी फ्रेंड दोनों आ जाते हैं और ये लोग ने प्लानिंग करे होते हैं जी को फंसाने के लिए। लिन जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है और उसकी फ्रेंड जल्दी से शियन के पास जाकर बताती है कि जी ने लिन को ढकेल दिया और लिन को चोट आ गई है। फिर शियन जल्दी से रूम में आकर लिन को उठा के लेके जाता है और जी सोचने लग जाती है कि क्या ये सोच रहा होगा कि मैंने इसे ढकेली हो। फिर डॉक्टर बताता है कि बेबी एकदम सेफ है और यहाँ पर लिन की फ्रेंड शियन से कहने लगती है कि जी ने जानबूझ के लिन को ढकेली है, लेकिन एक्टिंग करती है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस मुझसे माफ़ी मांगेगी तो भी चलेगा। शियन इस पर कुछ नहीं कहता और बोलता है कि बेबी तो सेफ है। फिर जैसे यहाँ पर जी आती है तो लिन की फ्रेंड इसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है और वो इसे काफ़ी सारी बातें सुनाते हुए स्लैप भी लगा देती है, तो जी भी इसे रिटर्न में स्लैप लगाती है। फिर लिन की फ्रेंड एक्टिंग करने लग जाती है और शियन से कहती है कि देखो तुम्हारी वाइफ मुझे कैसे मार रही है, इसे माफ़ी मांगने बोलो। तो शियन यहाँ जी को नहीं बल्कि लिन की फ्रेंड को माफ़ी मांगने के लिए कहता है। वो तो शॉक हो जाती है। शियन कहता है कि जो भी हो तुमने मेरी वाइफ पे हाथ कैसे उठाई, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है कि मेरी वाइफ ने लिन को ढकेली थी, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जी कहती है कि अगर मैंने सच में कुछ करी होगी ना तो मैं खुद ही अपने आप को पुलिस को दे दूंगी, लेकिन अगर मुझे कोई फंसा रहा होगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, इसलिए अभी इसी वक्त मुझसे माफ़ी मांगो। तो लिन की फ्रेंड को इससे माफ़ी मांगना ही पड़ता है और फिर जी शियन से कहती है कि मुझे तुमसे काम के बारे में कुछ बात करनी है। ऐसा बोलकर वो उसके साथ यहाँ से चली जाती है और लिन और उसकी फ्रेंड बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि यहाँ पर बेबी की बात आ गई, फिर भी शियन जी की साइड ले रहा था। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि शियन जी की फिक्र कर रहा होता है कि उसके गाल पे स्लैब का निशान आ गया है। वो असिस्टेंट से क्यूब मंगवाता है और जी से पूछता है कि ये निशान इतना ज़्यादा क्यों है, क्या तुम्हें किसी और ने भी बुली किया? पर जी से नहीं बताती है और इसे लिन और इसके बेबी के बारे में पूछती है और कहती है कि आखिर तुम ये बात मुझसे कब तक छुपाने वाले थे। तो शियन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो बेबी मेरा है? तो जी कहती है कि ऑफ कोर्स, नहीं तो कौन दूसरे के बेबी को पालता है। फिर शियन ही सुनते के साथ ही जी को किस कर लेता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे गलत समझी हो।
जी तो शॉक रह जाती है और फिर ये दोनों कार में आके बैठते हैं। शियन इसे कहता है कि अगर अगली बार तुमने मेरे ऊपर शक करी कि मैंने तुम्हें चीट किया तो अच्छा नहीं होगा। तो जी से पूछती है कि अगर लिन का बेबी तुम्हारा नहीं है तो किसका है। तो ये कहता है कि तुम्हें ये मुझसे नहीं पूछना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शियन और जी दोनों अपने अपने काम पर होते हैं और एक दूसरे से मैसेज पर बात करके बड़े खुश हो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि शियन जी को पिक करने के लिए उसकी कंपनी के बाहर पहुंचता है और तभी ये जी के बॉस को उसकी वाइफ के साथ देखकर सोचता है कि जी का हस्बैंड अपनी मिस्ट्रेस के साथ घूम रहा है। ये उसे सामने से पूछ लेता है कि आखिर तुम ऐसे जी को चीट कैसे कर सकते हो, पहले से ही तुम्हारे पास वाइफ है और तुम मिस्ट्रेस के साथ घूम रहे हो। तो यहाँ पर जी के बॉस की वाइफ गुस्सा होने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास पहले से मिस्ट्रेस है। तो जी का बॉस अपनी वाइफ से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम ही सिर्फ मेरी वाइफ हो और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। फिर इन लोग की बातें सुनकर शियन को पता लगता है कि ये उसका हस्बैंड है ही नहीं और ये समझ जाता है यानी मुझे जी ने झूठ बोली थी कि वो मैरिड है, असल में तो उसका कोई हस्बैंड है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही जी यहाँ पर आती है तो शियन से पूछता है कि अब तुम मुझे बता दो कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तो ये सोचती है कि अब मुझे इसे नहीं छुपाना चाहिए। वो इसे कह देती है कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो, पर शियन को बिलीव नहीं होता और वो जी से कहता है कि तुम्हें ये एक्टिंग ग्रैंडपा के सामने करनी चाहिए। तो जी कहती है कि तुम्हें लग रहा है मैं एक्टिंग कर रही हूँ, देखो मैं रियल में बोल रही हूँ, पर फिर भी शियन को यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन तो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर जी को शियन से अलग करने की अलग अलग प्लानिंग बनाती है, पर ये लोग की कोई भी प्लानिंग काम नहीं कर रही होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जी एक ज्वेलरी एग्जीबिशन पार्टी में गई होती है और यहाँ पर भी लिन इसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है कि उसे ज्वेलरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और उसने जो भी डिज़ाइन के बारे में बताई है वो गलत है। पर तभी यहाँ इन सारी ज्वेलरीज की जो डिज़ाइनर होती है वो आ जाती है और वो बताती है कि वो जी की टीचर है और वो उसे काफ़ी सारी बातें कर रही होती है। ये देखकर लिन बहुत ही जेलस होती है। जी की टीचर उसकी और शियन की शादी के बारे में बात करने लगती है। तो ये सुनकर शियन शॉक हो जाता है, कहता है कि आखिर आप इसे मेरी वाइफ क्यों कह रही हैं। फिर जी भी सोच लेती है कि अब तो वो कुछ भी नहीं छुपा पाएगी। तभी एक क्लाइंट कहने लगता है कि मिस्टर शियन, आखिर आप ये बात कब तक छुपाने वाले थे कि आपने इतनी फेमस डिजाइनर वेंजी से शादी करें। अब शियन तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता लगता है कि यही उसकी वाइफ है। अब यहाँ पर लिन की फ्रेंड जो सूजिंग होती है वो डिजाइनर एना को अपने डिजाइन दिखाने लगती है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रही होती है, पर तभी यहाँ पर एना इसकी डिजाइन देखकर पहचान जाती है और वो कहती है कि तुमने मेरी डिजाइन चुराई हो, इसलिए मैं तुम पर केस कर रही हूँ। फिर सूजिंग का जो बॉस होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत ही मारने लगता है। फिर घर आने के बाद जी शियन के पास नहीं आ रही होती है और वो कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारा झूठ एक्सपोज हो गया तो तुम यहाँ पर आके बैठ भी नहीं रही हो। तो जी यहाँ पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुमसे जानबूझ के नहीं छुपा रही थी, बल्कि तुम्हें ही कभी बिलीव नहीं हुआ, मैंने तो तुम्हें हस्बैंड भी कहा था। शियन इसे कहता है कि अगली बार मुझसे झूठ मत बोलना। तो जी कहती है कि अच्छा तो तुम्हें ये याद है कि मैंने तुमसे झूठ बोली, लेकिन ये याद नहीं कि जब से तुम मुझसे मिले हो तुमने सिर्फ मेरे सामने डिवोर्स की बात करे हो और तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझसे डिवोर्स के लिए कितनी बार कॉल किया, मैं तो इस बात पर गुस्सा नहीं हुई ना। शियन कहता है कि सॉरी, मुझे तब नहीं पता था कि तुम ही मेरी लीगल वाइफ हो, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। फिर जी एक्टिंग करने लगती है, कहती है कि रुको मैं अभी डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देती हूँ। शियन इसे रोकता है और कहता है कि कभी ऐसा करने का सोचना भी मत। तो जी मान जाती है और फिर शियन और उसके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सूजिंग और लिन को देखते हैं। सूजिंग लिन से कह रही होती है कि एना ने मुझ पर केस कर दिए और अब तुम ही मेरी कुछ हेल्प करो। तो लिन कहती है कि मैं तो तुम्हारी अभी कुछ हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी हेल्प करो जी को रास्ते से हटाने के लिए तो शायद मैं कुछ कर सकूं। और फिर लिन इसे अपना नया प्लान समझाती है। फिर हम देखते हैं कि शियन के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और लिन अपनी फ्रेंड सूजिंग को क्लीनर वाले ड्रेस में गेटअप होने का कहती है और उसे समझाती है कि मैंने और जी ने दोनों ने सेम ड्रेस पहने, जैसे ही मैं उसे यहाँ पर बालकनी में लेकर आऊंगी तुम मौका देखकर उसे ढकेल दोगी और फिर हम जी को अपने रास्ते से हटा देंगे। सूजिंग तो ये काम करने से डर रही होती है, पर लिन इसे कहती है कि तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। फिर इसके बाद लिन जी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे टेरेस पर लेके आ जाती है और फिर वो प्लान के हिसाब से इसे सीढ़ियों के पास ले आती है और फिर प्लान के हिसाब से लिन की फ्रेंड सूजिंग यहाँ पर जी को गिराने आ जाती है, पर वो गलती से यहाँ पर लिन को ढकेल देती है और गिरने की वजह से लिन को काफ़ी चोट लग जाती है। फिर इसके बाद लिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका बेबी नहीं बचता और वो सोचती है कि अब तो बेबी भी नहीं रहा तो अब मुझे इस जी को छोड़ना नहीं चाहिए। वो शियन से झूठ कहती है कि जी ने मुझे ढकेली है,
पर शियन इसे कहता है कि अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, मुझे सब पता है। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है और इसे इसकी प्लानिंग खुद ही दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने भी सब बता दी है। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और ये जी को फिर से उसके फ्रेंड के नाम पे ब्लैकमेल करने लगती है। तो जी से चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम बस अपने हस्बैंड के नाम पर अब तक शियन को परेशान करते आई हो और शियन ने तुम्हारा ख्याल रखकर अब तक तुम्हारा फेवर लौटा चुका है और अब मैं तुम्हें इसे और ब्लैकमेल करने नहीं दूंगी। लिन कहने लगती है कि शियन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरे हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। तो जी शियन से कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर शियन इसे कहता है कि जो तुमने करी हो इसके लिए मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया, तुम्हें इसी में खुश जाना चाहिए। और फिर इसके बाद जी और शियन यहाँ से इसे छोड़कर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जी यहाँ पर अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गई होती है और तभी इसे यहाँ पर जी सरप्राइज देता है और उसे वेडिंग के लिए प्रपोज करता है। जी तो उसकी आधी बातें सुनकर ही तुरंत ही हाँ कह देती है। फिर जी और शियन की वेडिंग के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।